तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। साइंस की क्लास चल रही है। साइंस की ये दूसरी क्लास है। इसमें हम पहले पार्ट में इसके साइंस की क्लास के हम लोग वायरस बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हम जानेंगे शैवाल के बारे में। शैवाल के बारे में जानने के बाद इसी क्लास में हम लोग इंसानों में यानी कि जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से जो अलग अलग डिजीज़ होती है उनके क्या खास खास लक्षण होते हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए आप अंत तक। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं। शैवाल, इसको इंग्लिश में हम कह देते हैं एल्गी, और वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें शैवाल की स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है ना। साइंस की वो ब्रांच जिसमें शैवाल की स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। तो दुनिया का सबसे सरल प्लांट है शैवाल। दुनिया का सबसे सरल प्लांट है शैवाल। शैवाल जो है दुनिया का सबसे सरल प्लांट है। दुनिया का सबसे सरल जीव कौन सा है? वायरस। ओके। अब इसमें क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल है तो इसका मतलब ये खाना अपना खुद बनाएगा। अच्छा, हम इंसानों में भी क्लोरोफिल होता है, कितना मज़ा आता है ना। तो वो गाना था ना, वो संजीव कुमार साहब पे फिल्माया गया, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो ऐसे ही छत पे पड़े रहते हैं ना, वो क्या ना, जाड़ों की नर्म धूप और क्या है, आंगन में लेटकर, है ना, जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर बैठे रहे, ऐसे करके कुछ गाना है। आज सुनेंगे यार उसमें। तो बिल्कुल जाड़ों की जो होते हैं ना, बेरोजगारी वाले दिन, जो कल मैं शाम को जा रहा ना इधर से, तो मेरा एक दोस्त मिल गया, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। 12th में पढ़ता था मेरे साथ, और खूब हमने उसके साथ फिल्में देखी थी। ठीक है ना, बस फिल्में देखी भाई, देखो, और किसी तरह की बदतमीजी कुछ नहीं। वो जो रोड इंस्पेक्टर बने घूमते हैं ना बच्चे, रोड इंस्पेक्टर समझते हैं ना। हाँ, आ रहा ही नहीं बने हम। एक मेरा दोस्त था ना, उसका भतीजा है, तो जल्दी से बोलूँ, मैंने क्या कर रहा है, उसका नाम नहीं बोलूँगा मैं, उसको दोस्त हमारा इधर सेकेंड मोड़ पे है, उसका नाम मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने कहा भतीजा क्या कर रहा है, तो वो आरआई हो गया। मुझे पता नहीं था आरआई का मतलब क्या होता है। मैंने आरआई, मैंने यार ऐसा ही, आरआई क्या होता है, बोला अरे रोड इंस्पेक्टर है यार। ओहो, तो वो दौर जो था ना रोड इंस्पेक्टरी वाला, बड़ा बढ़िया था, है ना। पढ़े 2:30 बजे मैच शुरू होना है, वनडे, उस समय T20 का ज़माना तो था नहीं, 2:30 बजे मैच शुरू होना, तो 2:30 बजे नहीं बज रहे हैं, टाइम कट नहीं रहा, है ना। लेटे 2:30 कब बजेंगे, टीवी शुरू हो जाएगा, मैच देखेंगे, आराम से लेटे पढ़े, है ना। अब है अमन जी, अब तो टाइम ही नहीं है ना। अकाउंट भरा पड़ा है, जेब भरी पड़ी है, मूंगफली खरीद ली, इतनी मूंगफली खरीद ली, और सुबह को ध्यान आया यार खरीद के लेगा, खाई तो है ही नहीं। हाँ, अभी जी लो, लेकिन इतना मत जीना कि एक स्टेज के बाद जाके यार कुछ पैसे पड़े हैं क्या, है ना। वो भी बहुत ख़राब है ना अनिस भाई, वही बहुत ख़राब है, कुछ पैसे पड़े हैं क्या, अरे नहीं है यार, तुम बार बार मांगता रहता है। ओके, चलें। तो शैवाल के स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। दुनिया का सबसे सरल प्लांट है ये। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, हम में क्लोरोफिल होता है, तो हम भी कोई काम नहीं करते, तो इसलिए अपना ये भोजन खुद बनाता है, स्वयंपोषी है ये। अब अलग अलग कलर के होते हैं ये, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल, 3 अलग अलग रंग के होते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ से भाग के आ रहा, अब सुबह सुबह घर से भागे तो अच्छी बात है ना, मतलब यहाँ भाग कर आने का क्या फ़ायदा, दरवाजे पे भागने का क्या फ़ायदा, घर में भागो ना। चलो बैठो, पूरा 1 घंटा लेटो आप, पूरा 1 घंटा, ठीक है। तो हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल, 3 अलग अलग कलर के शैवाल हो गए ये, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टोफाइट, लिथोफाइट, एपीफाइट, क्रिप्टोफाइट, लिथोफाइट और एपीफाइट, ये 3 अलग अलग प्रकार के शैवाल हुए। क्रिप्टोफाइट बहुत ठंडे में भी जम जाने वाले, है ना, बिल्कुल अंटार्कटिका वाली बर्फ में भी जम जाने वाले शैवाल क्रिप्टोफाइट। लिथोफाइट, चट्टानों पे भी जम जाने वाले शैवाल, चट्टानों पे भी जम जाने वाले शैवाल लिथोफाइट। और एपीफाइट क्या होता है, हमारी बहन को पता ही नहीं था एपीफाइट क्या होता है। क्या होता है एपीफाइट? हिंदी में अधिपादप, जो पैरों से पानी पीते हैं। अधिपादप यानी कि जो पैरों से पानी पीते हैं, है ना। तो एपीफाइट का मतलब क्या हुआ, एपीफाइट जो पैरों से पानी पीते हैं, अपने पैरों से पानी पीते होंगे, चलो खैर किसी और क्लास में बताएंगे। तो खैर, अब एक शब्द आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जानते हैं ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जानते हैं। तो मैंने इसलिए कहा ना, जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो इस वीडियो में अपना समय खराब ना करें, हमारी जो दूसरी वीडियो है उनको वो देखेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन बोल गया मैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, उसको तरह तरह से ऐसी जुगत करना
अब देखो ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको सोख रहा है ना, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है प्रियंका, वायुमंडल की नाइट्रोजन पौधे को मिलेगी कैसे? सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरी है? आपने देखा हो ना वे गाना लगी या सावन की फिर वो झड़ी है, सावन की जो रिमझिम फुहारें होती हैं उसको देख करके किसान बहुत खुश होता है कि वो कहता है यार अब पेड़ जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा और बढ़ता है। खास करके मानसून में ना जो खरीफ की फसलें होती हैं उसमें देखा होगा गन्ना, चरई, धान, मक्का, जब जैसे ही 2 दिन लगातार मानसून बारिश हुई पेड़ प्लांट सब एकदम से उबल जाते हैं, ध्यान किया ना, एकदम से बढ़ जाते हैं। यार इनको कहाँ से एनर्जी मिल गई? ऐसा क्या होता है? हमारे एक मामा थे तो एक बचपन में बोला ना वो रिमझिम बारिश हो रही थी तो कह रहे गुलफाम निरा खाद बरस रहा, निरा खाद बरस रहा। मैंने कहा यार ऊपर से कौन सा खाद बरस रहा है? तो अब हवा में नाइट्रोजन है ना, अब पानी के साथ वो नाइट्रोजन आई ज़मीन में। अब ज़मीन में बहुत तरह के शैवाल और बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उस नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों तक पहुंचा देते हैं। तो उसका क्या फिनोमिना है उसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उसका जब हम कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको पौधों की जड़ तक पहुंचाना उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना, समझ गए? तो अब आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो सहायक शैवाल हैं वो कौन से हैं? एनाविना और नॉस्टॉक खूब आता है। इनमें से कौन सा शैवाल ऐसा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? एनाविना और नॉस्टॉक। एक सवाल हो रहेगा कि ये एनाविना और नॉस्टॉक नाम के जो शैवाल हैं किस खेत में मिलते हैं ज़्यादा, किस पौधे के साथ सहजीवन में रहते हैं? ये धान के खेत में खूब मिलेंगे और धान के खेत में धान के पौधे को नाइट्रोजन देने में ये बहुत ही हेल्पफुल है, एनाविना और नॉस्टॉक। ऐसे ही रखा मिलेगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ ना टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज जैसा ही है लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें हम आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट ही बताते जा रहे हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिख दिया और उसके 4 ऑप्शन है और जो सही ऑप्शन है उसके बारे में बताने लगे ना, ये तरीका सही नहीं है। पुराने लोगों के लिए सही है, नए लोगों के साथ ही खिलवाड़ है, ठीक है। तो धान की जड़ में होता है ये। इसके अलावा बीजी है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल, ये भी आपको धान के खेत में खूब मिलेगा। देशज भाषा में हमारे गांव में इस घास को नाम दिया जाता पनघसा। पानी में होता है ये, जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ पर ये घास खूब घास होती है। और ये भाई साहब अगर इसको आप छेड़े ना तो ये 20-20 30-30 किलोमीटर नहीं 20-20 30-30 मीटर लंबा हो सकता है अगर आप इसको छेड़े ना। तो इसकी लंबाई ज़मीन के अंदर 20-20 30-30 मीटर तक हो सकती है। और धान के खेत में से इसे आप ना निकालें तो धान को ये होने नहीं देगा। नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, घास होती है खास किस्म की ये। तो अब मैंने लिखा है यहाँ पर ऊसर, जो ऊसर ज़मीन होती है ना, ऊसर ज़मीन, उसको सुधारना, अगर उसकी पैदावार को बढ़ाना है तो वहाँ पर ये घास बो दीजिए, उसकी सेहत सुधर जाएगी। तो नीला हरा शैवाल ऊसर भूमि सुधार में काम आता है, धान के खेत में आपको ये खूब मिलेगा। अब बैक्टीरिया, वायरस और फंगल, जीवाणु से, विषाणु से और कवक से अलग अलग किस्म के रोग होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और फंगल से अलग अलग तरह की डिजीज़ेज होती हैं, जीवाणु से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उनको सबको मैंने एक जगह लिख रखा है। अब देखें जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इंसानों में टिटनेस, आप जानते हैं? अच्छा टिटनेस, आप अनिस भाई बताएं, टिटनेस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को? टिटनेस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? नहीं पता? पक्की बात। टिटनेस में होता क्या? शरीर ऐंठता है ना, है ना, हाँ शरीर ऐंठता, मुंह से झाग आते हैं, है ना, बेजान हो जाता है और आदमी पहचानना बंद कर देता है। दौरे पड़ते नहीं, दौरे हैं, दौरे पड़ते हैं ना, मिर्गी में भी दौरे पड़ते हैं, मिर्गी में भी दौरे पड़ते हैं ना। दौरे पड़ने का मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया, तंत्रिका तंत्र गड़बड़ा। तो टिटनेस जो है, टिटनेस और मिर्गी जो है वो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को। दौरे पड़ते हैं, ऐंठन पड़ती है, उसी में आदमी चला जाता है। टिटनेस तो बैक्टीरिया से होता है ये, टिटनेस जो होता है बैक्टीरिया। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी जंग लगा हुआ लोहा या टीन आपको जरा सा भी चुभ जाए तो आप जो है टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगा लें। और किसी ऐसी झोला छाप मेडिकल स्टोर के पास ना जाएं, किसी अच्छे मेडिकल स्टोर के पास जाएं, क्योंकि टिटनेस की जो वैक्सीन है ना, इसके लिए एक जो प्रॉपर टेम्परेचर, जिसे आप रूम टेम्परेचर 25-26 डिग्री से कह सकते हैं ना, उस पर रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ये दवाई ख़राब हो जाती है। तो टिटनेस, हैजा समझते हैं ना, हैजा माने कॉलरा, है ना, उल्टी आती है ना, उल्टी, है ना। पुराने ज़माने में गांव में लेडीज़ लड़ती थी ना, तो एक दूसरे को कोसना समझते ना, कोसने का मतलब साफ देना, कोसने का मतलब साफ देना। तो वो कह रही तुझे ले जा हैजा ठीक है ना। मैं कहा यार हैजा कहाँ से आया, कार वार लेके आएगा, बस लेके आएगा, क्या लेके आया, तुझे ले जा हैजा।
और फिर थोड़े बड़े, अच्छा ये मतलब है, फिर पढ़ने लगा, अच्छा ये था, फिर पता चला हैजा महामारी होती थी। अहमद शाह अब्दाली यहाँ से भाग गया, अहमद शाह अब्दाली ने कब्जा कर लिया, कब्जे करने आया था वो, लेकिन जब फैला हैजा, दिल्ली और आसपास के इलाका जो हैजा फैला, भाग गया। एक तो उधर बगावत हो गई, दूसरा हैजा फैला, बोलो भागो। ये ऐसी बीमारियां थी, हैजा कॉलरा जिसे कहते हैं ना, कि एक बार ये हो गई, इनकी कोई दवाई बनी नहीं थी, इनकी कोई दवाई बनी नहीं थी। और ये होती कैसे? गंदे पानी से, जो गंदा पानी है, दूषित भोजन है, उससे ये होती हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन का खाना रखा है। अब तो बहुत भाई साहब जागरूकता आ गई। अब तो जो गोलगप्पे वाले हैं, है ना, जो जिसे हम कहते हैं गोलगप्पे और मोमो, चाउमीन, टिक्की, इन्हें स्ट्रीट फूड कहते हैं ना। अच्छा, कितना स्वाद होता है ना, पता नहीं कौन से मसाले डालते हैं ना, है ना। कितना ही कोई हाइजीनिक बंदा क्यों ना हो, लेकिन जब बाहर जाएगा ना तो ठेले ढूंढता है, राजमा चावल कहाँ मिलेगा, है ना। पता नहीं क्या डालते हैं, पसीना डालते होंगे अपना, है ना। तो खैर कहाँ थे, तो अब तो ये भी ढक के रखते हैं। नहीं तो आप देखो पुराने ज़माने के मेलों में ऐसी मक्खियाँ उड़ रही हैं और लोग खा रहे हैं उनको। मक्खियाँ वही रोग कारक हो गया, उन्हीं में बैक्टीरिया, वही उस बैक्टीरिया की वाहक होती हैं। हैजा हो जाता, इसका कोई इलाज था नहीं, उल्टी दस्त हो जाता, शरीर में पानी की कमी हो जाती थी, आदमी मर जाता, समझ रहे ना। और कहते थे ये छूत की बीमारी थी, तो खैर ये छूत की बीमारी तो नहीं है। छूत की बीमारी कौन हुई? संक्रामक रोग कौन सा हुआ? जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है, लेकिन ये फैलता बहुत तेज़ी से था। माने मक्खियाँ हैं जो आसपास हर किसी खाने को परेशान, मतलब दूषित कर देती थी। जो मलमूत्र होता है ना, जो मलमूत्र होता है वो, उसमें उसका बैक्टीरिया होता है और ये इंसान को संक्रमित कर सकता है। तो हैजा जो था, अब तो खैर ये जानलेवा नहीं रहा, अब ये जानलेवा नहीं रहा, लेकिन एहतियात न बरतो तो अलग बात है। एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में अभी भी ये जानलेवा है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड समझते ना। टाइफाइड को क्या कहते हैं? मियादी बुखार। इसका एक नाम मियादी बुखार है। मियादी बुखार का मतलब ये था कि अगर इस तरह का बुखार आपको हो गया ना, देखो एक मलेरिया बुखार होता है, जल्दी से बताता चलूँ मैं आपको, मलेरिया की बात करूँगा। मलेरिया बुखार में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली नष्ट होने लगती है, स्प्लीन या तिल्ली। आरबीसी तेज़ी से मरती हैं। मलेरिया बुखार में जो रेड ब्लड कार्पल्स होती है ना, वो तेज़ी से मरती हैं, और वो जब तेज़ी से मरती हैं ना, तो अंदर इंटरनल एनर्जी पैदा होती है। वो जो बुखार चढ़ता है ना, शरीर गर्म हो गया, 106 108 टेम्परेचर, एकदम से जाड़ा लग रहा भाई साहब, देखा? अरे मलेरिया देखा ना, अम्मा एक रजाई और डाल दे, कंबल भी डाल दे, एक चाय दे दे, है ना, समझ रहे ना, है ना। तो क्यों लग रही इतनी गर्मी, इतनी ठंड? कभी तो बहुत ठंड लगती है, कभी बहुत गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, बुखार चढ़ गया, शरीर मतलब ठंड लग रही हो, 108 डिग्री का टेम्परेचर आपको हो गया, आरबीसी मरती है ब्लड के अंदर, उससे गर्मी पैदा होती है। फिर डॉक्टर आता है, फिर एक पैरासीटामोल देता है। पैरासीटामोल देने के बाद कहता है एक चाय पी लेना, और चाय पी के इसके ऊपर रजाई डाल दो। तो डॉक्टर की पैरासीटामोल प्लस एक गर्म चाय प्लस रजाई, पसीना आता है उससे, पसीना आता है, फिर थोड़ा सा शरीर खुलता है कि हाँ थोड़ा ठीक हो गया, मलेरिया बुखार में। लेकिन टाइफाइड बुखार में ऐसा नहीं होता। टाइफाइड में ठंड नहीं लगती। टाइफाइड या मियादी बुखार में टेम्परेचर जो है 98-99 रहेगा लगातार तक, आपको लगातार रहेगा, 98-99 बुखार उतरेगा ही नहीं। अगर आप इसका इलाज ना भी करें और भरपूर डाइट लें, इसका इलाज ना भी करें, भरपूर आहार लें, स्वच्छ आहार लें, ताज़े फल सब्जियाँ खाएँ और रेस्ट करें 8-10 दिन, तो ये बुखार अपने आप चला जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं मियादी बुखार, टाइफाइड, ठीक है ना। एंटीबायोटिक देता डॉक्टर इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक ज़्यादा देनी नहीं चाहिए। मरीज़ को कहे कि भाई 3-4 दिन आराम से जूस वूस पी, रेस्ट कर, ठीक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मियादी बुखार। इससे हमारी जो बड़ी आंत है वो प्रभावित होती है। देखो ध्यान रखना, टाइफाइड से बड़ी आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार, बड़ी आंत इससे प्रभावित होती है, और ये दूषित पानी से फैलता है, खराब पानी से फैलता है। इसीलिए थोड़ी डॉक्टर सरकार हर घर नल से जल दे रही है। भाई हर इलाके में एक बड़ी सी टंकी खुदेगी, 250-300 फीट गहरा पानी आपको मिलेगा, है ना, सही पानी मिलेगा, तो आपकी सेहत जो है वो सही रहेगी, है ना। जैसे हम कह रहे हैं ना, तराई में तो पानी खूब पानी कमी नहीं, हर टंकी होनी चाहिए। भाई 35-40 फुट का पानी पी रहे हो ना, गंदा पानी पी रहे हो, साफ पानी चाहिए, स्वच्छ पेयजल चाहिए। ओके, आगे चले। टीबी बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया मतलब काली खांसी, डिप्थीरिया मतलब काली खांसी, ये भी बैक्टीरिया से होता है। प्लेग, है ना, प्लेग कमिश्नर रेड और अर्नेस्ट की हत्या की थी ना। तो प्लेग में होता क्या है? बुखार आता है शरीर में, खास करके यहाँ पर ना, कांख जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर बड़ी बड़ी गिल्टियाँ होती हैं, मौत भी हो सकती है इससे। तेज़ बुखार आता है प्लेग में, पूरे बदन में दर्द होता है। जैसे डेंगू होता है ना, डेंगू के लक्षण क्या है? आपको तेज़ झुरझुरी आएगी, झुरझुरी। हमने जो है ना, कभी ठंड में कभी होती ना, तो हमने पहली बार हम एक हॉस्पिटल में गए थे ना किसी पेशेंट को लेकर के, तो वहाँ पर डेंगू का मरीज आया, तो डॉक्टर ने उससे पूछा सीवरिंग हो रही है?
तो हमें पहली बार पता चला अच्छा शिवरिंग का मतलब कपकपी, कपकपी होता है शिवरिंग का मतलब। हाँ हमने सोचा शिवरिंग हो रही है, देखो डॉक्टर ने बोला शिवरिंग हो रही है, उधर फिर हमने मरीज़ को देखा वो कर रहा, अच्छा शिवरिंग का मतलब कपकपी हो रही है। तो डेंगू बुखार में इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मांसपेशियों में भयंकर दर्द होता है, भयंकर, है ना, मौत भी हो सकती है, इसे अगर बेहतर इलाज ना मिले तो मौत भी हो सकती है। तो डेंगू बुखार बैक्टीरिया से नहीं होता, वो वायरस है, डेंगू वायरस है। फिर डेंगू की बात पता नहीं कहाँ से आ गई, हाँ प्लेग से आ गई। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, अच्छा चलिए बताएं, सोनू भाई बताएं, न्यूमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? न्यूमोनिया, अरे तो चुप जाना, शाबाश। न्यूमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नहीं मैंने इसको शाम कह दिया ना, तुझे कुछ नहीं आता, तो वो इस समय एंग्री यंग वुमेन बनी हुई है, तो हर सवाल का आंसर दे रही है। हाँ बताओ, सोनू भाई नहीं पता? आजिम, फेफड़े, लंग्स, है ना, हाँ। अच्छा लंग क्यों नहीं कहते, लंग्स क्यों कहते हैं? दो होते हैं ना, हाँ ठीक है, ठीक है। फेफड़ा क्यों नहीं कहते, फेफड़े कहते हैं, ओके। तो न्यूमोनिया से है ना, ज़्यादातर न्यूमोनिया ज़्यादातर किस में होता है? बचपन में या बुढ़ापे में। लेकिन कोरोना ने जवानों को भी न्यूमोनिया तो वही है ना, हाँ। ज़्यादातर जो नवजात बच्चे होते हैं ना, अब वो न्यूमोनिया से बच गए, तो हर चीज़ से बच गए, समझ गए। कुष्ठ यानी कोढ़ अब तो धीरे धीरे खत्म हो रखा। लिप्रोसी, कुष्ठ की कौन सी दवा होती थी मैं भूल गया, MDT खावा कुष्ठ मिठावा, आकाशवाणी पे विज्ञापन आता था, कुष्ठ की दवा है ये MDT। MDT का फुल फॉर्म क्या हुआ? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। MDT जैसे डॉट्स सच्चे इलाज का पक्का वादा, है ना, या पक्के इलाज का सच्चा वादा, जो भी था वो, उसी तरह से एक पंच लाइन आती थी, MDT खावा कुष्ठ मिठावा। तो MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है कुष्ठ या कोढ़ की दवाई है, लिप्रोसी, ठीक है ना। मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों के साथ काम किया था, तभी उनको नोबेल मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट आ गए, आलू का विल्ट, इसका प्लीज़ रट्टा लगा लेना, है ना। आलू का विल्ट, कपास का ब्लैक आर्म। ब्लैक आर्म आप लोग जानते हैं ना, कपास का बताया था ना। ब्लैक आर्म कपास में क्या होता है, उसके जो कपास के जो बीज होते हैं, बिनोले या डोडे होते हैं, वो काले पड़ने लगते हैं, और उसके अंदर जो रुई है, एक तो उसकी रुई की क्वांटिटी कम हो जाती है, रुई माने कपास, कपास की क्वांटिटी खराब हो जाती है, और क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी कम हो जाती है और क्वालिटी खराब हो जाती है। तो कपास का ब्लैक आर्म, ठीक है ना, वही तो आया। फिर बैसिलस थैंगोनिसस, वीटिस कपास जिसे कहते हो आप, तो जो वीटिस कपास है ना, बैसिलस थैंगोनिसस एक खास किस्म का बैक्टीरिया है, जिसको हमने कपास के सीड में इंजेक्ट किया। कपास के सीड में इंजेक्ट करने के बाद हमने कपास का नया हाइब्रिड सीड निकाला। अब उसके अंदर क्या है? बैसिलस थैंगोनिसस नाम का बैक्टीरिया है। अब ये बैसिलस थैंगोनिसस नाम का जो बैक्टीरिया है, कपास को वैसे नुकसान नहीं पहुंचाता, कपास के लिए फ़ायदेमंद हो गया। क्यों? ये जो बैक्टीरिया है ब्लैक आर्म का, कपास में जो रोग लगता है ना ब्लैक आर्म, उसको ही मार देता है, ठीक है ना। चलिए खैर, उसकी वीटी कपास की बात फिर कभी करेंगे। नींबू का सिट्रस कैंकर, आपने देखो नींबू के बहुत सारे प्लांट आपने देखे होंगे, तो वो चितकबरे से हो जाते, चितकबरे मतलब टूट फूट जाते हैं। और बाजार में जाते हो ना तो नींबू, अच्छा बाजार में जाते हो तो कैसा नींबू? सुडोल, सुंदर, स्वस्थ, जैसे लड़का देखने जाते हैं ना, है ना, लड़का क्या, लड़का उसकी इनकम कितने अंकों में हो? कम से कम 5 अंकों में कम से कम इनकम हो, है ना, युवा हो, कम से कम 5.25 फीट हाइट हो, सुंदर हो, सुडोल हो, सुशील भी हो, मतलब इस ज़माने में सुशील ढूंढ रहे हैं, सुशील भी हो, ऐसा सुयोग्य वर चाहिए, है ना, ऐसा सुयोग्य वर चाहिए। तो जब ऐसा सुयोग्य वर चाहिए तो भैया फिर दहेज की मांग तो अपने आप ही पैदा होगी, क्योंकि ऐसे तो रेयर हो गए ना। वैसे मेरी अपनी सोच है कि दहेज को जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा जिस चीज़ ने दिया है, माता पिता की इस शिक्षा ने, सुंदर, सुयोग्य, सुडोल, है ना, और आकर्षक, कम से कम 5 अंकों में इनकम वाला, और ननद तो हो ही ना, ननद तो हो ही ना, हो तो शादी हो चुकी हो, साल में एक बार आती हो, सास ससुर या तो हो ही ना, हो तो दूसरे भैया उनको पालते हों, फिर अब तो फिर देना ही पड़ेगा, है ना, समझ रहे ना मेरी बात। तो फिर गया दहेज मांग रहे हैं। अरे भैया थोड़ा सा एडजस्ट करो ना, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ उसे, है ना। चले भाई, कहाँ थे? मैंने नहीं लिया सर, और ना मेरी लेने की इच्छा है। ओके आगे चले, कहाँ थे? दहेज से पहले कहाँ थे? हाँ, सिट्रस कैंकर। तो यहाँ से मुझे ध्यान आ गया। तो बाजार में जाते हो ना, बाजार में बैंगन खरीदने जाते हो, देखो इंसान अलग अलग है। तुरई खरीदने जाएगा तो छोटी छोटी हरी हरी खरीदेगा, है ना। लौकी खरीदने जाएगा छोटी छोटी हरी हरी खरीदेगा, है ना। और जब नींबू खरीदेगा तो पीले पीले, हरे मत देना भाई, पीले पीले नींबू, पीले पीले नींबू और
सुंदर सुंदर से गोल मटोल, है ना। और जहाँ उसमें थोड़े से वो डॉट डॉट बने होंगे ना, जैसे छेद छेद से, उसे तो फ्री भी खरीद के ना लाएगा, घर में बहन मारेगी, क्या उठा लाया ये। बैंगन होते हैं ना जिसमें वो होती हैं आँखें बनी हुई आलू वो बैंगनों में, उन्हें ना खरीदेगा। तो भैया जब बढ़िया बढ़िया नींबू चाहिए तो वो जो सिट्रस, यही रोग है सिट्रस कैंकर नींबू का, तो जो 10 रुपये पाव मिल रहा, बढ़िया बढ़िया 50 रुपये पाव है ना। यही दहेज का हाल है ना। चले सर आगे। तो अब यूरोपियन देशों में या वेस्टर्न कल्चर में सर डाउरी सिस्टम में इतना वो नहीं है, वहाँ पर जेंडर गैप है ही नहीं, महिलाएं भी कमा रही हैं पुरुष भी कमा रहे हैं, है ना। चले भाई, अब यहाँ तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, यहाँ तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा ना, लड़का अगर पैदा हो गया तो उसकी खुशियाँ मनाई जाएंगी, ढोल नगाड़े पीटे जाएंगे, वंश बढ़ेगा और दहेज लाएगा। क्या लाएगा? दहेज लाएगा, और बहू के रूप में कामवाली लाएगा। बेटी नहीं लाएगा, बहू के रूप में कामवाली लाएगा। अब मैंने क्या करना, अब बहू आ गई है वही करेगी, ले ठीक है साहब। और बेटी पैदा हो गई तो रोज़ उसकी चिंता में, इसके लिए कुछ खरीद लो, कुछ लेकर डाल लो, शादी का हो जाएगा, अबे पढ़ा लो उसे, बना लो कुछ ना। चलें सर, ज़्यादा हो गया। तो सिट कैंकर कौन सा रोग है? नींबू का। किससे होता है? बैक्टीरिया से। धान का अंगमारी, ब्लाइट, झुलसा भी कहते हैं इसको, धान का अंगमारी रोग जो है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, इसी तरह से धान में एक रोग होता है खैरा। सवाल खूब आता है, ये अक्सर आता है, किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, जिंक या जस्ते की कमी से धान का खैरा रोग होता है। कौन सा रोग? खैरा। ओके, चलें। खैरा रोग के लक्षण पता है? धान आप लगाएंगे सही चलेगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। पहले प्लांट ब्राउन कलर का होता है, फिर धीरे धीरे लाल का, और फिर वो ख़त्म हो जाता है खैरा रोग की वजह से। ठीक है, अब तो खैर इस पे कंट्रोल पा लिया है। उसके बाद बात आती है वायरस से होने वाले रोग। वायरस से जैसे मम्स, जैसे अभी ना जब मौसम बदलते हैं ना, सर्दी के बाद गर्मी आने लगती है, गर्मी के बाद सर्दी आने लगती है, तो बीच में जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है सर्दी गर्मी का, तो उसमें आप सभी देखोगे ना बुखार आ गया सर, बुखार आ गया। क्यों नहीं आए सर? बुखार आ गया। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा ये सूज जाता है, गांठें सी हो जाती हैं, इसे कहते हैं गलसुआ या मम्स। खांसी जुकाम जैसा बुखार है, खांसी जुकाम नहीं है लेकिन खांसी जुकाम जैसा होता है, ये मम्स या गलसुआ कहते हैं इसको। किससे होता है? वायरस से। खसरा कहते हैं ना, माता आ गई, माता है ना, खसरा, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स? स्मॉल पॉक्स है ना। चिकन पॉक्स माने चेचक, बड़ी माता। खसरा या स्मॉल पॉक्स छोटी माता, ध्यान रखना, छोटी माता बड़ी माता। छोटी माता स्मॉल पॉक्स खसरा, और बड़ी माता चिकन पॉक्स या चेचक। ओके, तो किससे होते हैं ये? वायरस से होते हैं। चेचक तो खत्म हो गया, अब चेचक नहीं होता। चेचक का छोटा भाई हर्पीस, वो किसी किसी को हो जाता, मुझे भी हुआ था बहुत दिन पहले हर्पीस, ठीक है साहब। हर्पीस भी वायरस से होता है। अभी हर्पीस की बात बाद में करेंगे। तो छोटी माता बड़ी माता यानी कि चेचक को खसरा किससे? वायरस से। मम्स वायरस से। ट्रोकोमा और कंजक्टिवाइटिस जो है वो आँख के रोग है, ठीक है। अभी हुआ था ना, आँख लाल लाल हो रही थी सबकी, तो वो था कंजक्टिवाइटिस। आइए, अरे अब छुट्टी का समय हो रहा है तो स्टूडेंट आ रहे, ठीक है, आइए। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है पर आए तो, है ना, वो वाला गाना है ना। चलिए बैठिए। कहना सर जब सुबह 5 बजे बुला लोगे तो कौन आएगा, ऐसे कह सकते हैं आप, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं कितने प्रकार के केश विन्यास जानती थीं? कितने प्रकार के केश विन्यास जानती थीं? 16 प्रकार के। 16 प्रकार में से एक प्रकार ये भी है, देख लेना आप लोग, हैं, ठीक है। चले भाई, तो चलें आगे चलें। ये कौन सा प्रकार है? चलें साहब, कहाँ थे? ट्रोकोमा और कंजक्टिवाइटिस जो है वो आँख के रोग हैं। ओके, रट्टा लगा लेना, ट्रोकोमा और कंजक्टिवाइटिस जो है वो आँख के रोग हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस ए बी सी होते हैं आम, तो इसको हम कहेंगे पीलिया। तो ये है सर अनिल जी, ये है लीवर का रोग, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस सी, जिसे कहते हैं काला पीलिया। ओके, और ये काला पीलिया ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो शराब और मांस का सेवन ज़्यादा करते हैं, शराब और मांस का सेवन जो ज़्यादा करते हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, डॉक्टर कहता है बार बार शराब छोड़ लो, शराब छोड़ लो। आदमी शराब नहीं छोड़ता, ज़िंदगी छोड़ देता है ना। डॉक्टर बार बार कहेगा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, शुगर हो गई है मीठा छोड़ दो। आदमी मीठा नहीं छोड़ेगा, शराब नहीं छोड़ेगा, ज़िंदगी छोड़ देगा, ठीक है सर। तो खैर
हेपेटाइटिस से हमारे शरीर का जो कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। इसी को हम कहते हैं पीलिया। जो हमारा लीवर जो है ब्लड से बिलुरिबिन लेना बंद कर देता है, इससे पीलिया रोग होता है। तिल्ली क्या लिखा मैंने? हाँ, इससे मलेरिया में भी और पीलिया में भी तिल्ली भी प्रभावित होती है। रेबीज आपको पता ही है, रेबीज किसके काटने से होता है? हैं? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, है ना, और भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं, उनके काटने से रेबीज हो सकता है। होता नहीं है, हो सकता है, ठीक है। इनकी लार में होता है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस का पूरा नाम है रेबीज वायरस लीसा टाइप 1। इतना नहीं पूछेगा, इतना आगे से पूछेगा, उसके लिए अलग से पढ़ाऊंगा। तो रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। उसी ने इसकी वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर बिल्ली का भी दांत लग जाता है, कुत्ते का लगे तो आप लगाएं, बिल्ली का दांत भी लग जाता है, बंदर काट लेता है, तो आपको रेबीज का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। बिल्कुल भी जो नीम हकीम जो है ना, वो पुराने ज़माने में कहता था ना, हुद्दा करवा देना या पड़ फूंक देना, उससे नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज हो ही जाएगा। 10 में से 2-1 को रेबीज हो सकता है कुत्ते के काटने से ना। उसी में क्या होता है, 10 लोगों को कुत्तों ने काटा, 10 को कुत्ते ने काटा, 10 का जो है किसी नीम हकीम ने हुद्दा कर दिया, पड़ फूंक दिया, तो 8 को तो होना ही नहीं है, 2 को हो गया। तो जिसको हो गया भाई तुमने सही ढंग से उस जो हमने तुम्हें परहेज बताया था वो तुमने सही नहीं किया, इसलिए हो गया, ठीक है ना। तो इसका कोई हुद्दा नहीं, इंजेक्शन जरूर लगवाओ, ठीक है। मेरा एक है पेट, मेरा डॉगी है, बहुत लाडला है मेरा, क्या करूँ, है ना। उसकी माँ जब गई तो जाते जाते उसे मेरी गोद में डाल गई, इतना सा था वो। अब वो मेरा लाडला हो गया, अब वो इतना लाडला हो गया कि वो मूंछड़ हो गया। क्या हो गया? मूंछड़ हो गया। उसने घर वालों को भी काट रखा प्यार प्यार में। तो आए दिन 8वें 10वें दिन हमारे यहाँ टीके लगते रहते हैं, ठीक है साहब, ओके। तो लग रहा फैक्ट्री खुलवानी पड़ेगी, किसकी? रेबीज वायरस के टीके की। कहाँ है साहब? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आप बताएंगे शरीर के किस अंग का रोग है? सक्सेना जी बताएंगे। सक्सेना जी बता रहे हैं, सक्सेना जी, हाँ, अमन सक्सेना। ये जो थे किसका बिजनेस करते थे सर? ये रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे। बोले सर मुझे कलेक्टर बनना। हाँ बताएं। मेनिंजाइटिस की हिंदी क्या होती है? पता नहीं। मेनिंजाइटिस नाजिम आपको सर मुझसे मैं पूछो। हाँ भाई, हाँ भाई, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, हाँ, मस्तिष्क का। अब ठंड आ गई है, ऐसे ऐसे बैठे, शाल ओढ़ना बंद शुरू कर दो, ऐसे बैठे पीछे, ऐसे करके, हाँ, नहीं लगी? अच्छा, ये आदत हो गई ऐसी, ऐसे करके। तो होता क्या है, ये है ना मेरुरज्जु। मेरुरज्जु माने, मेरुरज्जु माने रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड भी बोल देते हैं इसको, कशेरुक दंड या मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ना हमारा जो दिमाग है इससे जुड़ा हुआ है। तो दिमाग, इसको आप ये भी कह सकते हो दिमाग के ऊपर एक झिल्ली आ जाती है, लेकिन एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग दोनों के ऊपर ना, या आप ऐसे ही मान लो कि दिमाग के ऊपर जो है कि आमतौर पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, तो दिमाग के ऊपर एक बारीक झिल्ली सी बन जाती है, जिससे दिमाग जो हमारा काम करना कम कर देता है। इसी रोग को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। आमतौर पर बुढ़ापे में होता है और इससे जो हमारी याददाश्त जो है वो खोने लगती है और धीरे धीरे हमारे शरीर का हमारा जो है हमारे शरीर पे से नियंत्रण भी खोने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। मेनिंजाइटिस तो वायरस से होता है। ये मस्तिष्क का रोग है। ये हर्पीज मैंने अभी आपको बताया, स्किन डिजीज चेचक जैसा है, ये शरीर पे फफोले हो जाते हैं, मुझे भी हुआ था। ये बहुत बड़ा रोग है ये, ठीक है ना, बहुत बुरा रोग है, जान भी इसमें जा सकती है अगर बेहतर इलाज ना मिले। एक भला एक डॉक्टर मुझे मिल गए थे, उन्होंने मुझे दवाई दी, मैं ठीक हो गया था। तो हर्पीज चेचक जैसा रोग है ये, त्वचा रोग है ये, वायरस से होता है। चेचक तो है ही वायरस से रोग। डेंगू आप लोग जानते ही हैं, डेंगू बुखार वायरस से होता है। फ्लू खांसी जुकाम, साधारण खांसी जुकाम जो है उसे फ्लू कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा पावासाटी, पावासाटी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, रोक दीजिए इसको, और आप प्लीज़ मुझे एक चाय पिला दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पावासाटी, तो पा से पॉपर, पा से पॉपर। एक्चुअली जो पोलियो का जो वायरस है, ध्यान सुनिए, पोलियो का जो वायरस है वो पॉपर ने खोजा था, तो पावा पॉपर वायरस, ठीक है ना। उसके बाद सा से है साविन। देखो सा से साल्क भी हो सकता है, सा से साविन भी होता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। सा से साविन, साविन ने जो था पोलियो का टीका खोजा था। कौन सा टीका? 2 बूंद जिंदगी की,
इसे कहते हैं पोलियो की जो ओरल ड्रॉप है, ओरल वैक्सीन। पोलियो की ओरल वैक्सीन किसने खोजी? साबिन ने खोजी। जो पोलियो की जो ओरल वैक्सीन दी जाती है ना, उससे पहले पोलियो के टीके लगते थे बच्चों को। जो बच्चे पैदा होते थे तुरंत उनको पोलियो का टीका लगता था, तो वो हो गया पोलियो का टीका। टीका यहाँ पे है ना, तो वो खोजा था साल्क ने। पोलियो का टीका खोजा था साल्क ने, और पोलियो की ओरल वैक्सीन वो खोजी थी साबिन ने, ठीक है ना। और पोलियो का वायरस खोजा पापर ने। तो पावा, पापर वायरस, और सा से साबिन, और टी से टीका। टीका, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप। टीका का मतलब जो मुख्य वैक्सीन है वो, ठीक है ना। और टीका पावा साटी। अरे यार, तो पावा साटी को हम पावा सामू ना कर लें, हैं भी? सामे क्या था वो? सजन सामे, बलम सामे, कौन सा गाना था वो? बलम सामे। हाँ, तुझे सारे गाने याद हैं, ठीक है ना। तो साबिन ने पावा सामू हो गया याद से, सामू मामू नहीं, सामू, ठीक है, पावा सामू। पापर ने वायरस खोजा और साबिन ने मुखीय वैक्सीन या ओरल वैक्सीन खोज ली, ठीक है ना। और साल्क ने खोज लिया पोलियो का टीका, ठीक है। अच्छा, पोलियो से अनीस जी, पोलियो से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। एक विशेष प्रकार की नस गड़बड़ा जाती है, उससे एक खास अंग में ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है, उस वजह से वो अंग प्रभावित हो जाता है। अब तो खैर ये बीमारी लगभग ख़त्म ही हो गई, नहीं तो हर 10 में से एक कोई ऐसा होता था जिसको पोलियो हो जाता था। बच्चा स्वस्थ पैदा हो रहा है। अच्छा, पोलियो किससे होता है? गंदे पानी से। गंदे पानी से, दूषित भोजन से, मलमूत्र से। जो रोगग्रस्त है ना, जैसे मान लीजिए, समझ गए ना? ओके, तो आगे चलें। क्या है ये? साल्क द्वारा टीके द्वारा वैक्सीन। साल्क क्या है? टीके द्वारा वैक्सीन। टीके द्वारा वैक्सीन जो है वो साल्क ने खोजी। अच्छा, पीएमबी, टीएमबी, बंकी टॉप, ये क्या है? पोटैटो मोजेक वायरस। ये सवाल सीधा आया था। मोजेक वायरस, मोजेक क्या है? रोग है, वायरस से होता है। मोजेक वायरस से आलू में रोग होता है, तो हो गया आपका पोटैटो मोजेक वायरस। टीएमबी यानी कि टोबैको मोजेक वायरस। तंबाकू में मोजेक वायरस से होने वाला रोग तो टोबैको मोजेक वायरस। ओके, पीएमबी, टीएमबी। और एक है बंकी टॉप ऑफ बनाना। केले के, देखें ना, केले के पत्ते धीरे धीरे गोल होकर के ऊपर गुलाब जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं बंकी टॉप ऑफ बनाना। तो किससे होता है? ये वायरस से होता है, ठीक है। अच्छा, ये नाइट्रिक एसिड H2SO4, ये शायद आज आ नहीं पाएगा, पीएच वगैरह पढ़ाना था, समय ज़्यादा हो रहा है, इसकी बात बाद में करेंगे। अच्छा, ये जो होता है ना, इधर से लिखा है लाइकेन जो है ना, लाइकेन, लाइकेन जो है चट्टानों में भी उग सकता है, नमी में भी उग सकता है। इसको उगने के लिए नमी में भी उग जाएगा, पेड़ों की छाल पे भी उग जाता है। ये छाल समझते ना, है ना, समझते ना, पेड़ की छाल पे भी ये उग जाएगा। अब कहते हैं ना, लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है लाइकेन। कैसे है? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक कैसे है? इसका रंग बदल जाता है। अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो ये अपना रंग बदलता है, इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहते हैं। इसके अलावा जो लिटमस पेपर होते हैं ना, लाइकेन से आप वो भी बना सकते हो, लिटमस पेपर, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। इसके अलावा मृदा निर्माण। मृदा निर्माण का मतलब क्या है? लाइकेन पैदा होगा जिस जगह पर चट्टानों पैदा हो गया, सब वो चट्टानों पैदा हो गया। अब फंगस है, फंगस है तो डिकम्पोजर तो है ही है ये। तो ये चट्टानों को धीरे 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 कुरेदता रहेगा, एक दिन सड़ के उसमें खुद भी मिल जाएगा और धीरे धीरे मिट्टी में बदल देगा। आज आप इसको छोड़ दीजिए, आप इस जगह छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से, धीरे धीरे यहाँ पर फंगस पैदा हो जाएगी, उसमें लाइकेन भी होगा। और भाई साहब ना इसको 20-25 साल में इस फर्श को गला दे, मिट्टी में बदल दे तो कहना। तो मृदा निर्माण यानी कि मिट्टी को भी बनाता। आप ऐसी मिट्टी को खोद के फेंक देते हो, इतनी छोटी सी परत मिट्टी की, इतनी छोटी सी परत सैकड़ों साल में बनती है, ठीक है। चलें साहब, आगे चलें। अच्छा, इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, है ना, जिसमें से बोन मैरो की चलो बाद में बात करेंगे। कशेरुक दंड में 33 हड्डियाँ होती हैं। रीढ़ की हड्डी है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी। पुलिस वाले मारते हैं ना तो जांघों मारते हैं ताकि ना टूटे, ध्यान है। कभी देखी पुलिस की पिटाई? या तो यहाँ पे मारते हैं या जांघों मारते हैं। तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है जांघ की, फीमर। और बुढ़ापे में ना ये हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, खोखली होने लगती हैं। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की, स्टेपिस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्णफुल्ली, सबसे छोटी, ठीक है ना, कान की। ये तो आपको पता ही है खैर। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी रह गया, ये लाइकेन से क्या क्या बनता है? लाइकेन से आप अगरबत्ती बना सकते हो, लाइकेन से अगरबत्ती बना सकते हो। खुशबूदार साबुन जो है ना, क्या ना, खुशबूदार साबुन ऐड आते हैं ना, सूंघते हुए साबुन को भले उन्हें ये पता ना हो कि कौन से साबुन का ऐड कर रहे हैं, है ना, ओके। भले वो भी 10 रुपये के साबुन से नहा रहे हों घर में, है ना, कंजूस लोग भी होते हैं ना, साबुन घिसता जाएगा। एक बार कपिल शर्मा ने ही बताया था ना
कि बचा खुचा साबुन भी उठा उठा के ऐसे ऐसे करके होते हैं ना, तो लगे। तो खुशबूदार साबुन, अगरबत्ती और हवन सामग्री, ओम नमः स्वाहा, वो जो हवन सामग्री होती है वो लाइकेन से बनती है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा साहब ये हो गया। कुछ कह रहे हैं आप? हैं क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, फंगल लग गया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये नहीं हुआ है, ओके थैंक यू, ये नहीं हुआ, ठीक है। अब कवक से होने वाली रोग, फंगस या कवक से होने वाले रोग या फफूंद से होने वाले रोग। दमा, दमा एथलीट फुट, पैर जो है ना सूज के बहुत मोटा हो जाता है, एक किस्म का बुखार है ये, पैर सूज जाता है और सूज के बहुत मोटा हो जाता है। एक होता है फाइलेरिया, हाथी पाँव, उसमें पैर जो है इतने भारी हो जाते हैं सूज के, जैसे लगता है जैसे हाथी जैसा पैर हो गया हो। उसकी बात बाद में करेंगे। तो फंगस या कवक से होने वाले रोग, दमा, एथलीट फुट, नाखून, कुछ ना इसे हिंदी में कहते हैं नाखूनों का भंगुरपन। कुछ लोग आप देखा होगा नाखून अपने आप धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। नाखून कभी आपको 1000 में से कोई एक मिल जाएगा, उसके नाखून जो है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगते हैं। फंगस से होता है ये, नाखूनों का भंगुरपन, नाखून झड़ना या खराब होना। बाल गिरना, ठीक है ना, बाल जो हमारे शरीर से गिरते हैं वो फंगस से होते हैं ना। डॉक्टर पूछता है ना आपके सिर में फंगस तो नहीं है। दाद, वम, हमारे शरीर पे तमाम तरह के दाद, खाद, खुजली। दाद, खाद, खुजली का दुश्मन कौन? जालिम लोशन, है ना। अब आता आजकल बंद हो गया। जालिम लोशन लगाया कभी? लगा मत लेना, बहुत बड़ा जालिम है वो, है ना। दिन भर नाचते रहोगे, इतनी वो उसमें एलर्जी होती। देखा है मैंने, लगाया नहीं कभी। तो रोज़ नहाता हूँ ना मैं, इसलिए दिक्कतें होती नहीं हैं। तो दाद, खाद, खुजली जो है ये फंगस से होते हैं। काफ़ी का रस्ट, एक डिजीज़ है काफ़ी का रस्ट रोग, है ना। काफ़ी का रस्ट, बाजरे का अर्गट, खूब आते हैं ये, फंगस से हो रहे हैं, इनका रट्टा लगा लेना। काफ़ी का रस्ट, बाजरे का अर्गट, बाजरे का ही स्मट, ठीक है ना, किससे होते हैं ये? फंगस से होते हैं। और एक और है बाजरे का ही ग्रीन एयर, तुम तो आँख मूंद के लगा देना, बाजरा जहाँ जाए फंगस, बाजरे का ग्रीन एयर, बाजरे का स्मट और बाजरे का ही एरगट रोग, किससे होते हैं ये? फंगस से। आलू का होता है वाट, वाट माने सड़ना, आलू सड़ जाता है ना, तो आलू का वाट फंगस से। आलू का पछेता अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेता अंगमारी, इससे एक फार्मूला मैंने बनाया था मैंने, आलू कब धावे अंग, तो अंग से अंगमारी, अंग से अंगमारी, आलू कब धावे अंग, आलू कब धावे अंग। तो कब माने कवक, तो आलू का अंगमारी कवक से, और धान का अंगमारी बैक्टीरिया से, धान का अंगमारी बैक्टीरिया से। गेहूं का रस्ट रोग, गेहूं का रस्ट या किट या किट्टू भी कह देते हैं उसको, फंगस से। गेहूं का लूज स्मट यानी ढीला कंठ, धान का झुलसा, पकते समय ना धान का जो प्लांट है वो पूरी तरह झुलस जैसा जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और बाली में प्रॉपर तरीके से अनाज आता नहीं है, बाली खाली रह जाती है, उसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में परिया कहते हैं। बाली जो है उसमें अनाज नहीं आता, तो इसे कहते हैं धान का झुलसा। मूंगफली का टिक्का, ये खूब आता है, मूंगफली का टिक्का रोग। कभी कभी मूंगफली खाइए ना अंधेरे में, और बढ़िया बढ़िया गरम गरम मूंगफली खा रहे हो, उसके बीच में कुछ ऐसी मूंगफली आ जाती है मुंह में, बिल्कुल कड़वा जैसा हो जाता है, वही ये टिक्का रोग, दाने खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, फंगस से होते हैं। मूंगफली का टिक्का रोग। गन्ने का लाल सड़न, अब तो ये रोग धीरे धीरे खत्म हो गया है। पहले क्या होता था ना, गन्ने खेत में ना पूरा का पूरा गन्ने का तना है ना, तो उसमें एक लाल रंग की धारी पड़ जाती थी, ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाल रंग की धारी पड़ जाती थी। किसान परेशान होता था, यार गन्ना सड़ने लगा, और उसके पास से निकलो तो ऐसे बदबू आती थी, शराब की बदबू आ रही है। शक होता था कि अंदर कोई शराब वराब तो नहीं बना रहा। एक्चुअली भाई गन्ने से ही तो बाद में शराब बनती है ना, गन्ना सड़ रहा है यानी शराब बन गई, अल्कोहल की उसमें महक आती है। तो गन्ने का रेड रूट या गन्ने का लाल सड़न जो है, किससे? फंगस से या कवक से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद एड्स वायरस की जो खोज हुई थी 1981 में हुई थी पहली बार, एड्स वायरस। एड्स अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बहुत ही काम किया है इसमें WHO ने और बहुत सारी संस्थाओं ने। तो एड्स जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, HIV फुल फॉर्म क्या हुई? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना, ठीक है ना। और एड्स की फुल फॉर्म क्या हुई? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी माने खत्म करना, इम्यून माने इम्यून सिस्टम। तो जो एड्स वायरस है ना, एड्स वायरस मरता ही नहीं है, इसकी कोई दवा बनी ही नहीं है। एड्स की अब तक की जितनी भी दवाएं हैं ना, वो दो काम करती हैं। एक तो इस वायरस को थोड़ा सा मॉडरेट रखती हैं, यानी कि ज़्यादा सक्रिय होने से रोकती हैं।
इस वायरस को, एड्स वायरस को ज़्यादा सक्रिय होने से रोकती हैं, एक चीज़। और दूसरा, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करता है, तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम का बचाव करती हैं। तीसरी बात क्या है कि एड्स से, हमारे गांव में एक एड्स रोगी हुआ था, है ना, तो उसको जो है कि उसको लूज मोशन और उल्टियाँ ही नहीं रुकी, उसी से उसकी डेथ हो गई। तो इससे टीबी, एड्स रोगी को सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो टीबी का होता है, क्योंकि जैसे ही हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र कमज़ोर हुआ ना, टीबी के जो बैक्टीरिया ना सभी के शरीर में हैं। आपका खान पान बेहतर है, शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा तंग नहीं कर रहे हो आप, तो आप वो टीबी हावी नहीं होगी, पूरी ज़िंदगी भर हावी नहीं होगी। खान पान आपका बेकार हो गया, काम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, टीबी आपको हो सकती है। तो एड्स रोगी को सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो टीबी से होता है। तंत्रिक हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है बहुत कमज़ोर हो जाता है, आम बुखार, आम खांसी जुकाम भी उसमें जानलेवा हो जाता है। ठीक है साहब, तो इसी को हम कहते हैं एक्वायर्ड, माने हमने बाहर से लिया किसी से, इम्यूनो डिफेंसी यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र सिंड्रोम यानी खत्म करने वाला। तो एड्स में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसी से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है साहब, तो चेचक, कोविड, ये सब वायरस से ही हैं। चेचक और कोविड जो हैं सब ये वायरस से ही हैं। चेचक से अनिल जी हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चेचक से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 2 अंग प्रभावित होते हैं, एक लंग्स और दूसरी स्किन। स्किन पे इसके लक्षण दिखते हैं। एक्चुअली चेचक से प्रभावित होता है हमारे फेफड़े, ये लंग्स। मुझे हुआ था ना हर्पीस, तो सांसें आती थी, अरे बड़ा बुरा रोग था भाई साहब। अब कभी अचानक गर्मी लगने लगती थी, कभी अचानक ठंड लगने लगती थी। तो रात को मैं सोता था, गर्मियों के दिन थे तो स्टैंड फैन लगा के सोता था। जब मुझे ठंड लगती थी तो चारपाई के दूसरे हिस्से में आ जाता था, और गर्मी लगती थी तो पंखे के सामने आ जाता था। 8 दिन तो ऐसे जैसे तड़प रहे, जान निकल रही, बड़ा बुरा रोग भाई साहब। और चेहरा एकदम काला, चेहरा एकदम काला, कोई दोस्त पूछने नहीं आया, मुंह फेर फेर के निकल जाते थे। इतना बुरा चेहरा हो गया था, मुंह फेर फेर के निकल जाते थे। उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने किसी दोस्त की तरफ को मुँह नहीं किया। जब मैं ठीक हो गया तो फिर मैंने किसी दोस्त की तरफ को मुँह नहीं किया। एक मेरा दोस्त था सावेद आलम, है नहीं था, नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है सावेद आलम, वो बेचारा मुझे रोज़ फ़ोन करता था, दूर था कहीं, रोज़ फ़ोन करता था, रोज़ मेरा हालचाल पूछता था। और एक मेरी बहन जो आपके सामने बैठी है, लाख कहने के बाद भी ये नहीं हटी मेरे पास से। इसको भी हल्का सा हो गया था लेकिन दवाई आ गई थी, लेकिन ये मेरे पास से नहीं हटी थी, इनको भी हल्का हो गया। उसी समय लेटे लेटे, जुनून देखो पढ़ाने का इतना था पांडे जी, लेटे लेटे 2 महीने बिस्तर पर रहा। मैंने उसको पूरा पब्लिक एडमिशन पढ़ाया था लेटे लेटे। उसका इसका IAS का पहला अटैम्प्ट था उस साल, तो मैंने इसको लेटे लेटे पूरा पब्लिक एडमिशन पढ़ाया था। ठीक है, तो यही है ब्लड रिलेशन। खैर दोस्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आपके जो रक्त संबंध है वो। ओके, आगे चले भाई। हाँ और क्या, दोस्ती दूसरे नंबर पर, और दोस्ती करो ही मत, कोई फायदा ना दोस्ती वोस्ती करने का। संबंध सबसे होने चाहिए, मेरे आपसे अच्छे संबंध हैं, लेकिन दोस्ती नहीं है। ठीक है ना, ओके चलें साहब। कहाँ थे? सबसे ऊपर थे। हाँ, अब बात आती है प्रोटोजोआ या परजीवी से। प्रोटोजोआ है ना सबसे पुराना, प्रोटो माने सबसे पुराना, है ना, जो सबसे पुराने परजीवी, प्रोटोजोआ को आप परजीवी कहते हैं। तो प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले जो रोग हैं वो ये प्रोटोजोआ जो है आपको नमी में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे। इसके अलावा सड़ी गली वस्तुओं से ये अपना खाना पाएंगे, सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर ये जिंदा रहते हैं, प्रोटोजोआ परजीवी। इसमें सबसे फेमस जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो मलेरिया प्रोटोजोआ के बारे में पूछा जाएगा। सबसे फेमस क्वेश्चन आपसे मलेरिया प्रोटोजोआ या मलेरिया परजीवी के बारे में पूछा जाता है कि भाई मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ध्यान रखना, मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। और मलेरिया प्रोटोजोआ जो है वो किस के शरीर में रहता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में रहता है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना, तो ये सवाल खूब आता। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो इस रोग का कैरियर है, उसके डंक में या डैने में वो रहता है। वो डंक जब वो चुभाता है तो ये प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में गया और आपको मलेरिया हो सकता, होगा नहीं हो सकता। मच्छर तो रोज़ काट रहे हैं, लेकिन मलेरिया हो थोड़ी जा रहा, हो सकता है। ठीक है साहब, तो मलेरिया आपको होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। ध्यान रखना, कौन से प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है एक खास किस्म के मच्छर के शरीर में रहता है। वो खास किस्म का मच्छर जो है इसका कैरियर है। उस मच्छर का नाम है एनाफ्लीज फीमेल, मादा एनाफ्लीज। ठीक है, उसके काटने से ही होता है। अब इस रोग में RBC जो है नष्ट हो जाती हैं, शरीर में खून की कमी होने लगती है, तिल्ली नष्ट होने लगती है। इसकी वजह से हमें तेज बुखार आता है। अच्छा, एक मछली होती है तालाबों में, आप बहुत से लोग पालते हैं, गैम्बूशिया। ये मच्छरों को खाती है, कहते हैं मच्छरों कीड़ों को खाती है। ये मच्छर और कीट नियंत्रण के लिए गैम्बूशिया फिश जो है वो इस्तेमाल में ली जाती है।
पायरिया, पायरिया समझते हैं ना, पायरिया जो है मसूड़ों का रोग है, और पायरिया का इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, सफाई। दिन में 3 बार ब्रश करें, पायरिया का इलाज एक ही है। तो पायरिया जो है वो मसूड़ों का रोग है। ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम के प्रोटोजोआ से होता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम के प्रोटोजोआ से होता है ये। सोने की बीमारी है ना, जो तबस्सुम को है, और सोने की बीमारी तो है। 7:30 बजे के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें उठा ले। 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे तक हम नींद लेते हैं, है ना, है ना, ठीक है ना। वो और गाना गाते हैं, कौन सा, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। 7:30 बजे भेजे में गोली मार देती हैं, है भाई, है, नाराज नहीं हुए? ओके, तो खैर वो तो हम मजाक कर रहे हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा होती है ये कौन सी बीमारी, सोने की बीमारी। ये ट्रिपेनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ से होती है, और इस प्रोटोजोआ का जो वाहक है वह है सीसी मक्खी। TSI सीसी, हिंदी में इसको बोलते हैं सीसी, इंग्लिश में इसको लिखते हैं TSI सीसी। तो सीसी मक्खी जो है वो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ की कैरियर है, और इसमें सोने की बीमारी होती है। ठीक है ना साहब, आगे चले। प्रोटोजोआ से ही पेचिस रोग होता है, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछेगा पेचिस किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और शरीर के किस अंग की बीमारी है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में एक अंग होता है कोलोन, छोटी आंत, बड़ी आंत। देखो टाइफाइड जो है, टाइफाइड या म्यादी बुखार, वो भी उसका वायरस जो भी है किसको इन्फेक्ट करता है, उसका वायरस नहीं, उसका बैक्टीरिया जो है किसको इन्फेक्ट करता है, बड़ी आंत को। उसी तरह से आपकी जो ये पेचिस बीमारी है ये भी बड़ी आंत को प्रभावित करती है। ठीक है। कालाजार या तेज बुखार, कालाजार या तेज बुखार, है ना, काला, कई किताबों में इसको काला आजार भी लिखते हैं, काला आजार या काला आजार, तेज बुखार। इस रोग की वाहक कौन है, सैंड फ्लाई। इस रोग की वाहक कौन है, सैंड फ्लाई। इसको बालू मक्खी भी कहते हैं, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी, ठीक है ना। अतिसार या डायरिया, अतिसार है ना, अतिसार या डायरिया, डायरिया में उल्टी दस्त दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं अतिसार या डायरिया। ये एस्केरिस से होता है, और एस्केरिस नाम के प्रोटोजोआ से होता है। एस्केरिस पेट के कीड़े, ठीक है ना, एस्केरिस माने पेट के कीड़े, बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं बच्चों के पेट से, वही है एस्केरिस। तो अतिसार या डायरिया जो होता है वो घरेलू मक्खी इस रोग की वाहक है। जो घरेलू मक्खी है ना, तो तभी तो कहते हैं ना, भोजन को ढक के रखो, बचा के रखो, मक्खियों से बचा के रखो। इन मक्खियों के शरीर में ये प्रोटोजोआ होता है जिसको आप एस्केरिस बोलते हैं, और इसकी वजह से आपको कालाजार या तेज बुखार हो सकता है। ठीक है, आगे चलें। अब इसको ना इसका रट्टा लगाया ना, जैसे क्रूसीफेरी कुल की ये प्लांट हैं, मूली, सलजम और सरसों। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। मूली, सलजम, सरसों जो हैं क्रूसीफेरी कुल के हैं। आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर सोलोनेसी कुल के हैं, ठीक है ना सब। एक चीज़, अब थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगा, नाजिम इसको रोक देना। कहाँ थे? तो इसको आप रट लेंगे, क्रूसीफेरी, मूली, सलजम, सरसों, सोलोनेसी, आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर, और फिर ये है फसल चक्र। अच्छा, फसल चक्र को हिंदी में क्या कहते हैं, शस्यावर्तन। फसल चक्र को हिंदी में कहते हैं शस्यावर्तन। शस्यावर्तन का मतलब है फसलें बदल बदल के बोना। आमतौर पर किसान क्या करता है, जैसे अपने यहाँ अनीस भाई, जैसे अपने यहाँ धान गेहूँ, फिर धान फिर गेहूँ, फिर धान फिर गेहूँ चलता रहता है ना। तो जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं भाई ये तरीका अच्छा नहीं है, आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि अलग अलग किस्म की फसलें होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, ज़मीन में कुछ पोषक तत्व ऐसे हो बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो बहुत कम होते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी वहाँ सब ठीक है ना, ठीक है। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत कम होते हैं, नंबर एक बात, ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ खास किस्म का पोषक तत्व चाहिए और ज़्यादा चाहिए, कुछ खास किस्म का पोषक तत्व कम चाहिए, ठीक है ना। कुछ दूसरी फसलें हैं जिन्हें कोई दूसरा किस्म का पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए और कुछ कम चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम एक ही तरह की फसल बार बार बोते रहते हैं तो हमारी ज़मीन में कुछ खास किस्म के पोषक तत्व बहुत कम हो जाते हैं और कुछ यूजलेस ही रह जाते हैं। तो जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि फसलें अलग अलग तरह से बो, जिससे कि ज़मीन की पैदावार जो है वो संतुलित बनी रहे। वो कहते हैं एक बार दलहनी फसल बो, फिर अनाज फसल बो, फिर दलहनी फसल बो, फिर अनाज फसल बो, एक बार कम सिंचाई वाली फसल बो, दूसरी बार ज़्यादा सिंचाई वाली फसल बो। इसको कहते हैं फसल चक्र। तो इससे ज़मीन की जो पैदावार है या उर्वरता है वो बनी रहती है फसल चक्र अपनाने से। अब एक शब्द आता है बहुलक। रस्सी देखिए, नारियल की रस्सी जानते हैं ना, वो एक के ऊपर एक लिपटी हुई होती है। ये जो आपने चोटी बना रखी है सोनू भाई, बढ़िया किस्म की, आपने खुद बनाई है? हाँ मुझे पता है, जल्दी जल्दी चलते चलते खुद ही बनाई है ना। बन गई ना तो ऐसे पड़े रहेंगे, है ना। हाँ वही
किसी औरत के सिर पे 3 बाल थे ना, वो आई पार्लर में, बोली एक काम करो, सिर पे 3 ही बाल थे, वो आई बोली एक काम करो इसकी चोटी बना दो। अरे साहब, उसने 3 बाल पकड़े पार्लर वाली ने, एक बाल टूट गया, वो डरते डरते बोली 2 ही रह गए, तो एक काम करो जूड़ा बना दो। हैं, अब जूड़ा बनाते बनाते पता चला एक बाल और टूट गया, एक ही रह गया, अब क्या करें? तो कह रही खुले छोड़ दो, है ना, खुले छोड़ दो, छोड़ो होता रहेगा जो है, ऐसे ही आ जाया करो भारत माता बन के। ओके, कहाँ थे? कहाँ थे? बोलो भारत माता की जय, वंदे, हाँ अरे वाह बड़ी जोर से बोलो, बोलो वंदे, हाँ शाबाश। तो ठीक है भाई, आगे कहाँ थे? नहीं, फसल चक्र में थे, बहुलक पे थे, सोनू भाई के बालों पे थे। तो सोनू भाई ने बाल लिपटा रखे हैं एक के ऊपर एक, प्लीज प्लीज, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना। कॉटन देखी, कपास एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, देखा है ना। नारियल की रस्सी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वही है पॉलीमर या बहुलक, पॉलीमर या बहुलक, है ना। तो अलग अलग किस्म के रेसे एक के ऊपर एक लिपटे हुए हो, तो उसी को आप कह सकते हो, गुच्छे भी कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो? गुच्छे। तो वो है ना, वो क्या कहते हैं ना, वो गुणसूत्र जो होते हैं किसके रूप में होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर या गुच्छे के रूप में होते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे नाजिम ने अपनी दाढ़ी में कॉम्ब कर रखा है, ठीक है ना, ऐसे हो जाते हैं। ओके चले ठीक है, थोड़ा सा हंस लें। कहाँ थे? तो ये होता है बहुलक। बहुलक माने गुच्छे, है ना। तो अलग अलग किस्म के रेशे आपस में मिलके कुछ नया एलिमेंट बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉलीमर या बहुलक। तो आपसे पूछेगा, लिपटे हुए रेशे में लिख रखा, कपास किसका बहुलक है? सेलुलोज का, ठीक है ना। रेयान भी बहुलक है, आर्टिफिशियल सिल्क कृत्रिम रेशम जो है, रेयान किसका बहुलक है? मैं भूल गया, आपको याद है तो बता दो, रेयान किसका पॉलीमर है? तो याद कर लेना, ठीक है ना, मैं इस समय भूल गया हूँ। तो रेयान या कृत्रिम रेशम ये भी पॉलीमर है। नायलॉन ये भी पॉलीमर है, नायलॉन की रस्सी होती है ना, ये भी पॉलीमर है। पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके पाइप बनते हैं, प्लास्टिक बनता है इसका, ये भी पॉलीमर है। पॉलीएस्टर होता है ना, पुराने ज़माने में चलता था, अब तो ख़त्म हो गया, ये पॉलिस्टर का कपड़ा होता था, हमने ही पहना बचपन में, पॉलिस्टर बहुत काटता था पॉलिस्टर का कपड़ा, तो ये भी जो है पॉलीमर है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, एसिटिलीन, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके, ये क्या हैं? ये पॉलीमर या बहुलक हैं, ठीक है, रेशे। इसकी बात बाद में करेंगे, कंटूर, सीढ़ी, स्टिप, क्रॉपिंग, इरोजन वगैरह की इसकी बात बाद में करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाते हैं बिलियन सॉल्यूशन या घोल। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इसकी तीसरी क्लास में।